अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो दहाइयों से और सदियों से मौजूद है, जिसको आम ज़बान में तब कहा जाता है और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। टीबी एक फैलने वाली बीमारी है सांस के ज़रिए, और ये याद रखें टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है। अमूमन ये समझा जाता है कि ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है। टीबी हर उस एरिया में जा सकती है जहां ब्लड जाता है। एज देयर इज ब्लड एवरीवेयर, टीबी कैन बी एनीवेयर। टीबी आपके ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकती है, टीबी आपके दिल को इन्वॉल्व कर सकती है, टीबी आपकी आंतों को इन्वॉल्व कर सकती है। इस तरह टीबी हड्डियों में जा सकती है, गर्ज के पेट के अंदर और जिस्म के हर हिस्से में टीबी अपना रोल प्ले कर सकती है। अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया जाए, एक जगह पे अगर टीबी मौजूद हो और उसको अगर डायग्नोज करके ट्रीटमेंट स्टार्ट ना किया जाए तो ब्लड के जरिए जिस्म के हर हिस्से में फैल सकती है। जब ये दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में चली जाती है तो इसको डिसएमिनेटेड टीबी कहते हैं कि टीबी अब आउट ऑफ कंट्रोल है, टीबी जिस्म के हर हिस्से में फैल गई है, और ये इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसकी वजह से फैलती है। फेफड़ों की टीबी अमूमन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती है कि अगर आप किसी पेशेंट को टीबी है और आप उसके करीब जाते हैं, क्लोज एक्सपोजर होता है, तो आपके अंदर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उसके सांस की वजह से या खांसी की वजह से टीबी आपके अंदर फैल सकती है। कितना एक्सपोजर काफ़ी है, इसके ऊपर डिबेट है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें 8 घंटे का एक्सपोजर डेली होना चाहिए फॉर 1 मंथ, लेकिन जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिस तरह शुगर के मरीज़ हैं, जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, या ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, किसी वजह से उनका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो 1 या 2 एक्सपोजर ही काफ़ी होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका बहुत मिनिमम एक्सपोजर होता है, पुराना एक्सपोजर होता है, किसी वजह से वो जब उनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है तो वो टीबी को कैच कर लेते हैं। टीबी चूँकि हर जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है, इसलिए हर सिस्टम के हवाले से उसके जो अलामात होती हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह आप समझिए अगर रेस्पिरेटरी टीबी है, आपको फेफड़ों की टीबी है, तो उसमें जो टॉप ऑफ लिफ्ट सिम्टम है उसमें पुराना बुखार होना, महीनों का बुखार होना, अमूमन रात को बुखार ज़्यादा चढ़ता है और मरीज़ कहते हैं कि हमें रात को तरेलियाँ आती हैं, पसीने आते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, वज़न का कम होना, खांसी आना, खांसी के साथ अमूमन बलगम आना, और बहुत से लोगों को उसके साथ खून भी होता है, खून भी आता है, जिसको हेमोप्टिसिस कहा जाता है। इसके अलावा आपका वज़न कम हो जाना, भूख कम लगना और जनरलाइज थकावट और कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स होते हैं। इस तरह अगर आंतों की टीबी होगी तो आंतों के अलामात आएंगे, जिसमें पेट में दर्द होना, बहुत से लोगों को पुराना डायरिया होता है, लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत से लोगों को अगर टीबी पेट के बाहर मिजेंट्री और पेरिटोनियम में चली जाए तो उससे पेट में पानी भी पड़ जाता है, जिसको एसाइटिस कहते हैं। इस तरह अगर दिमाग की टीबी होगी तो दिमाग की टीबी में लोगों को बेहोशी हो जाना, झटके लगना, बुखार होना, कमर तोड़ बुखार होना, ये भी उसकी एक अलामत हो सकती है। दिल की टीबी के अंदर लोगों को सांस के मसाइल होते हैं, जिसम में पानी भर जाता है, जिसम में स्वेलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, चलने उठने बैठने में तकलीफ होती है, सांस का प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है उसमें बैक में दर्द होती है और आपको नीचे पैरालिसिस भी हो सकता है, चलने फिरने में आपका फालज में भी आप जा सकते हैं। तो टीबी की हर जिस जगह पे टीबी होगी उसके सिस्टम की अलामत उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। डायग्नोज कैसे करें? बहुत आसान तरीका, अगर आपको फेफड़ों की टीबी है तो फेफड़ों के हवाले से हम स्प्यूटम का टेस्ट कराते हैं, बलगम का टेस्ट कराते हैं, उसमें 3-4 टेस्ट करते हैं जिसमें स्टेनिंग है, जीन एक्सपर्ट कल्चर, ये डिफरेंट आपके टेस्ट होते हैं जिसके जरिए टीबी कंफर्म कर सकते हैं। एक्सरे बेसलाइन जरूर कराना चाहिए। एक्सरे में अमूमन जो फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से होते हैं उसमें आपको खास किस्म की निशानी आना शुरू हो जाती हैं। शुगर के मरीजों में टीबी नीचे वाले लोब को इन्वॉल्व करती है, बाकी लोगों में अमूमन ऊपर वाले हिस्से को इन्वॉल्व करती है। इस तरह आपका HRCT चेस्ट, छाती का एक CT स्कैन भी हम इसमें करते हैं, बाज़ लोगों के अंदर वो भी कर सकते हैं, और बहुत से लोगों में कैमरा डाल के टेस्ट किया जाता है जिसको ब्रोंको एलुलर लिवाज कहते हैं, वो भी बाज़ लोगों में करता है। लेकिन स्क्रीन लाइन में CBC विद ESR करवाना, चेस्ट एक्सरे करना और बलगम का टेस्ट करना, इससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि टीबी का जरासूमा मौजूद है या नहीं है। जब टीबी हो जाए तो क्या करें? टीबी अगर आपको अलामात हो रही हैं, आपके टेस्ट आपको कंफर्म कर देते हैं कि टीबी हो गई है, तो ये 100% क्योरेबल डिजीज़ है। मेडिसिन में 3 तरह की बीमारियां होती हैं इलाज के हवाले से। एक इलाज ये होता है कि आप क्योर कर दें। क्योर का मतलब है दवा बंद हो जाना और 100% पेशेंट ठीक हो जाता है, ये उस कैटेगरी में फॉल करती है। बाज़ बीमारियां होती हैं मैनेजेबल और बाज़ होती हैं ट्रीटेबल, उसमें दवाइयां देनी पड़ती हैं, एक तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन टीबी एक क्योरेबल डिजीज़ है और ये अच्छी न्यूज़ है कि आप इसको क्योर कर सकते हैं।
टीबी की हमारे पास गवर्नमेंट में भी मेडिसिन आती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन भी मिल जाती हैं। अमूमन बाज़ टीबी में 6 मंथ का कोर्स होता है, बाज़ में 9 to 12 मंथ्स का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। फेफड़ों की टीबी में अमूमन 6 माह का हम कोर्स करते हैं, जिसमें पहले 2 माह के लिए हम 4 गोलियां देते हैं और 2 माह के बाद हम इसको 2 गोलियों में कन्वर्ट कर देते हैं, वो मजीद 4 माह खानी होती हैं। तो 2 माह के लिए 4 गोलियां और अगले 4 माह के लिए 2 गोलियां। ये इंडक्शन फेज और मेंटेनेंस फेज होती है, और हम साथ साथ में मुख्तलिफ ड्यूरेशन में मुख्तलिफ टाइम पे हम स्प्यूटम का टेस्ट कराते जाते हैं कि आपका अगर नेगेटिव हो गया तो वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव भी आए तो हम बाज़ जगह पे जाके डिफरेंट टेस्टों के जरिए उसको XDR और MDR लेबल कर देते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और उसकी जगह पे अल्टरनेट मेडिसिन दी जाती हैं। गर्ज दवाइयों के रद्द-बदल से जो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, ये 100% टीबी जो है वो क्योरेबल डिजीज़ है, इसका 100% इलाज मुमकिन है। टाइमली इलाज किया जाए तो मरीजों को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर ये लेट भी डायग्नोज हो तो इसका इलाज फिर भी मुमकिन होता है, हम इसका इलाज कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम गुलाब देवी हॉस्पिटल में जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर टीबी को ट्रीट करने का सबसे बड़ा सेंटर है, उसमें मैं पिछले 2 से 3 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें हमने टीबी की वाइड वेरिएशंस को देखा, पल्मोनरी टीबी को देखा, प्लूरल टीबी को, पेट की टीबी को, आपके स्पाइन की टीबी को, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ लोग होते हैं, डायग्नोज भी होते हैं, और बहुत से लोग हम फर्स्ट लाइन में अनडायग्नोज होते हैं और उनको डायग्नोज कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई पेशेंट जिसको क्रोनिक फीवर है, इन तरह की अलामात आती हैं, टीबी का सस्पिशन है, उनको आप गुलाब देवी में हमारे पास भिजवा सकते हैं। हमारे पास वहाँ पे मेडिसिन भी फ्री अवेलेबल है, हमारे पास वहाँ पे डायग्नोसिस के हवाले से सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और बहुत से लोग टीबी के ऐसे बहुत पेचीदा हालत में होते हैं, उनको प्रॉपर वहाँ पे जो है वो तशखीस करके और वहाँ पे दाखिल करने का भी सिस्टम मौजूद है। इवन के बहुत से लोग जो MDR और XDR के लोग होते हैं, जिनको वो टीबी जो सख्त मुश्किल है जिसका इलाज करना, उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि टीबी का बर वक्त इलाज कराएं। और हाँ, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लेटेंट टीबी कहते हैं। लेटेंट टीबी वो टीबी होती है जो अलामतें तो नहीं शो करती, लेकिन वो आपके अंदर छुपी हुई होती है, छुप के बैठी होती है, और वो आपके अंदर अलामात तो शो नहीं कर रही होती, लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, से आपकी स्लीप पूरी नहीं है, आप बीमार हो जाते हैं, आपका खाना प्रॉपर ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपको शुगर हो जाती है, या अल्लाह ना करे आपको ऐसी अद्वियात लेनी पड़ती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं, जिस तरह स्टेरॉइड्स हैं या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती हैं, तो उसमें वो जो छुपी हुई टीबी होती है वो एकदम भाग के एक्टिव हो जाती है। तो लेटेंट टीबी को भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिसके जरिए आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके अंदर टीबी के जरासूमा मौजूद है या नहीं है। एक टेस्ट को PPD कहा जाता है जो कि स्किन के अंदर करते हैं, और दूसरा एडवांस टेस्ट है जिसको गोल्ड क्वांटिफेरॉन या IGRA टेस्ट किया जाता है, वो ब्लड के जरिए चेक किया जाता है। अगर लेटेंट टीबी आपके अंदर मौजूद हो तो इसका इलाज भी मुमकिन है। अमूमन या 2 गोलियों से इलाज किया जाता है जो कि 3 माह के लिए दी जाती हैं, या 1 गोली से इलाज किया जाता है जो कि 6 माह के लिए दी जाती है। इसको लेटेंट टीबी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो गर्ज ये कि अगर आप टीबी का एक्सपोजर आपको भी हुआ है और आपको अलामात नहीं है, फिर भी आप लेटेंट टीबी को चेक करें। और अगर आपके अंदर अलामात पुरानी आ रही हैं, बुखार आता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर भी आप टीबी एक्टिव टीबी को भी चेक करें। दोनों सिचुएशन में ये क्योरेबल है, दोनों सिचुएशन में हम इसको क्योर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कॉम्प्लिकेशन में जाएं, लेट डायग्नोसिस हो, अर्ली इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा टीबी डायग्नोज हो जाता है तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपना मास्क और उस पेशेंट को भी मास्क पहनाएं। 1 मंथ के लिए अगर एक बंदे को टीबी हो तो वो दूसरे मरीज को टीबी ट्रांसमिट कर सकता है। तो 1 मंथ तो बहुत एहतियात करने की जरूरत है। 1 माह अगर वो दवा ले चुका हो तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको फिर आप मास्क को उतार सकते हैं, लेकिन 1 मंथ तक तो कैरियर भी मास्क पहने और जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं उसका भी मास्क पहना बिल्कुल लाजिम है। और मास्क प्रॉपर पहने, टाइट फिटेड मास्क पहने, एक्सपोजर ना हो, मिनिमम एक्सपोजर हो, उससे आप टीबी से अपना बचाव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।